भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर के उनके कार्य क्या हैं, उनको निर्वाचन करने के लिए संविधान के किस भाग में बातचीत की गई है, किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा की गई है, उसी के संबंध में आज हम लोग सीखेंगे। तो संविधान का भाग 5 हम देखेंगे और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन, उनकी शक्तियां, उनके लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं जो है और उनके लिए क्या क्या माने काम वह कर सकते हैं, क्या उनके वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, ये सारी बातें संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक आपको मिलेगा। तो 52 से 78 जो है वह केवल राष्ट्रपति का ही बात नहीं करता है, वह राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल और महान्यायवादी के निर्वाचन की प्रक्रिया और उनकी शक्तियों का भी उल्लेख करता है। तो सबसे पहले 52 अनुच्छेद 52 की यदि बात करें तो वह बताता क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो भारत के प्रधान होंगे और वह भारत के प्रथम नागरिक भी होंगे। साथ ही साथ अनुच्छेद 53 में जब आते हैं तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों के बारे में बताता है अनुच्छेद 53 कि राष्ट्रपति जो है उनमें कार्यपालिका की सारी शक्ति निहित होगी और वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सारे कार्य कराएंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली की यदि बातचीत की जाए तो निर्वाचन के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता यह है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय होना आवश्यक है। मतलब भारत का जो नागरिक होगा वही भारत का राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात आती है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। लोकसभा में चुने जाने की जो योग्यता निर्धारित है, उन सारी योग्यताओं को वह रखते हों और साथ ही साथ जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस समय वह किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे, तो वह राष्ट्रपति चुने जाने योग्य होंगे। राष्ट्रपति चुनाव की बात हम कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं कि जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाते हैं तो उनकी जमानत राशि 15,000 रुपये होती है और उनको जो चुनेंगे निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य जो होंगे उनके प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। अब बात आती है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य आते हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं या राज्य में जो मनोनीत सदस्य हैं, उन सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के लोग राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनका मतदान वैध होता है। चुनाव यदि हो रहा है राष्ट्रपति का और उस दौरान संपूर्ण देश में कई सारे राज्य हैं और इन राज्यों में किसी एक या दो राज्य में विधानसभा यदि भंग है, उसके बावजूद भी वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही होगा। ठीक है, एक या दो विधानसभा यदि भंग है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित नहीं होगी। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद जीतने की यदि बात आती है तो वही व्यक्ति जीतेगा जो निर्धारित कोटा है उस कोटा को प्राप्त करता है। तो निर्धारित कोटा क्या है कि कुल जितने वैध मत पड़े, ठीक है, जितने वैध मत पड़े उन मतों को 2 से भाग देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो जितना प्राप्त होगा वह यदि उतना लाता है तभी वह विजयी घोषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। मान लो 100 वोट पड़े तो 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो 51 वोट उसको लाना आवश्यक है विजयी होने के लिए। तो यही वैध मत है। उसके बाद क्या है, प्रत्येक जो निर्वाचक मंडल में शामिल लोग हैं, सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ये जो हैं इनके मतों का जो मूल्य है वह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है।
यदि हम विधानसभा की बात करें कि विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य क्या है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें जनता शामिल नहीं हो रही, तो जनता जब शामिल नहीं हो रही है तो एक सदस्य का मूल्य का क्या भार होगा, ठीक ना, यह क्या वैल्यू होगा, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि राज्य की कुल जितनी जनसंख्या है और विधानसभा के निर्वाचित जितने सदस्य हैं, राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग दिया जाता है और फिर जो भागफल आता है उसको 1000 से भाग देते हैं। जो प्राप्त होता है वही उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य होता है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य की, तो भारत में अनेक राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे अधिक मत मूल्य उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य 208 है, जबकि सबसे कम भारत में सिक्किम राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य है जो केवल 7 है। अब विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य तो निकल गया, अब बात आती है कि लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य कितना है। तो लोकसभा के मत मूल्य की यदि बात करें तो एक राज्य में जितने विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य एक यदि आया और वहां पर हमारे राज्य की बात करें झारखंड की, तो झारखंड के 81 जो विधानसभा के सदस्य हैं सभी के मत मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और जितने निर्वाचित सांसद हैं उससे भाग दिया जाता है और जो प्राप्त होता है वह उसका मत मूल्य होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मत मूल्य है ये निकालने की विधि है। अब बात आती है कि हम यदि बात करें कि एक व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के लिए चुना गया तो क्या वह दूसरी बार चुनाव लड़ सकता है या नहीं। तो दूसरे कार्यकाल के लिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। हम बात करें जब राष्ट्रपति चुन करके आ गए तो वह कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहेंगे, तो 5 वर्षों तक। एक कार्यकाल उनका 5 वर्षों का होगा। उनको शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। बात आती है कि उनको बीच में यदि पद त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, तो अपना त्याग पत्र किनको देंगे, तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं, तो हम लोग वहां परेशान हो जाते हैं कि उपराष्ट्रपति को नहीं देंगे, लेकिन वह उपराष्ट्रपति को ही देने का काम करते हैं। दूसरी बात आती है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनको कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ ग्रहण करवाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति के वेतन की यदि हम बात करें तो 5 लाख रुपया उनको प्रति माह मिलता है और यह आयकर मुक्त होता है, इनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए के अतिरिक्त इनको निःशुल्क आवास मिलता है, यह रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो उसके लिए इनको किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही कहीं जाने आने की यदि बात आती है तो इनको यात्रा भत्ता नहीं देना पड़ता है, भोजन के लिए इनको कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ता है और बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो संसद निर्धारित करती है। उन सारी सुविधाओं, उन सारे भत्तों को इनको निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। अब अनुच्छेद 61 की यदि हम बात करें तो इसमें यदि कोई राष्ट्रपति संविधान को अतिक्रमित करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको हम हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 61 बताता है। बताता क्या है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं, इसके लिए कुल जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/4 सदस्य एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन देंगे। ठीक है, और इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि जिस सदन से ये हस्ताक्षरित होकर के आया है, प्रस्ताव जिस सदन से आया है, उस सदन के 2/3 सदस्य इसको बहुमत से मंजूरी देंगे। ठीक है, 2/3 सदस्य का होना आवश्यक है। 2/3 सदस्य यदि लिख देते हैं कि नहीं ये प्रस्ताव सही है
तो अगला सदन, यदि राज्यसभा के लोग लिखे हैं तो लोकसभा, लोकसभा के लोग लिखे हैं तो राज्यसभा में जांच करने के लिए इसको भेजा जाता है। और जांच करने के बाद राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति के लिए अपने पक्ष रखने के बाद उस सदन को यदि लगता है कि राष्ट्रपति का पक्ष अच्छा है तो वह नहीं हटाने की बात करते हैं, और यदि लगता है कि नहीं गड़बड़ है तो फिर क्या होता है कि उसकी मंजूरी के लिए, प्रस्ताव की मंजूरी के लिए वोटिंग करवाता है। तो कुल जितने सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उसके 2/3 सदस्य यदि मंजूरी दे देते हैं तो जिस दिन मंजूरी देते हैं उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति अपदस्थ माने जाएंगे। लेकिन भारत में आज तक किसी के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया नहीं गया है। ठीक है।